NCERT पार्ट 1 फाउंडेशंस ऑफ बिजनेस चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। सबसे पहले बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें या तो हम गुड्स की खुद प्रोडक्शन करते हैं या फिर हम किसी और से खरीदते हैं और आगे किसी को बेचते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद। ठीक है, तो बिजनेस कहाँ से स्टार्ट होता है। बिजनेस स्टार्ट होता है प्रोडक्शन से और एंड कहाँ से होता है, कंजम्पशन पे। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले कि एवोल्यूशन क्या थी बिजनेस की वो पढ़ेंगे। एवोल्यूशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया, कि इंडिया में ट्रेड और बिजनेस ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जब ब्रिटिशर्स आए उससे भी पहले हमारे यहाँ क्या चलता था। यहाँ हमारे चलते थे होम मेड वर्कशॉप्स चलती थी, फैमिली वर्कशॉप्स होती थी, कारखाना जिसको बोलते थे। तो वो घर में ही सारी चीज़ें बनाते थे, जैसे एग्रीकल्चर वो भी घर पे हो रहा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, वीविंग ऑफ कॉटन, डाइंग ऑफ फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल्स, हैंडीक्राफ्ट एंड स्कल्पचरिंग, ये सारी चीज़ें घर पे ही बनती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे बिजनेस फैलने लगा। तो उसके बाद क्या शुरू हुआ, उसके बाद शुरू हुआ इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम। लोगों ने सोचा कि हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत है बिजनेस करने के, हमें अपना बिजनेस थोड़ा बढ़ाना भी चाहिए। तो उसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत थी। अगर उनके पास पैसा था तो उनको लगता था कि हमें इसे और किसी बिजनेस में लगाना चाहिए। तो इससे क्या चीज़ आई, इससे आया इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम, ताकि ट्रेड एक्टिविटीज़ को वो कुछ फाइनेंस कर सके। अब उसके बाद आता है ह्यूंडीज़ और चिट्टीज़ का टाइम। अब हुआ ये कि जब सेल करते थे, मान लो एक ए सिटी है और एक बी सिटी है। ए सिटी जो है वो बी सिटी से इनके बीच में है 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस। तो होता ये था कि सामान जब भेजते थे तो पैसे जब भेजने की बारी आती थी तो रास्ते में चोरी का ये डर होता था। तो उस टाइम पे इस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने क्या इंस्ट्रूमेंट शुरू किया, ह्यूंडी। कि मतलब जो सेलर होगा और जो बायर होगा वो ह्यूंडी उसको एक डॉक्यूमेंट है ये बना के देंगे जिसकी हेल्प से आपको पैसा जो है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे वो एक किसी थर्ड पार्टी को ह्यूंडीज देंगे। तो मान लो जैसे ए है और बी है, ए ने सामान खरीदा बी से। ठीक है, तो ए ने बी को पैसे देने थे 1000 रुपये। ठीक, लेकिन वो कैश नहीं दे रहा उनको, तो वो क्या उसको बना के देगा, वो देगा उसको ह्यूंडी कि मैं आपको 1000 रुपये पे कर दूंगी। ठीक है, तो फिर वो एक थर्ड पार्टी के पास जाता है, बोलता है कि मैंने बी को पैसे देने हैं लेकिन मैं अपने साथ कैरी नहीं करूँगा 1000 रुपीज़, क्योंकि रास्ते में चोरी होने का डर है। तो वो जाएगा उस थर्ड पार्टी के पास और उसको बोलेगा कि जी मुझसे आप 1100 रुपये ले लो लेकिन बी को 1000 रुपये पहुँचा दो। तो ये जो थर्ड पार्टी थी उसका ही कोई नोन बी सिटी में भी बैठा होगा, जहाँ पे बी बैठा है वहाँ उस सिटी में भी कोई होगा। तो वो उसको पैसे अपने हिसाब से वो जैसे भी करे, वो उनकी टेंशन थी। ठीक है, तो फिर वो उस मेंबर को बोल देगा जो बी की सिटी में रहता होगा, तो वो जो है बी को 1000 रुपये दे देगा। वो 1000 रुपये इस रास्ते से, ये जो बीच में रास्ता है इस रास्ते से, तो उस 1000 रुपीज़ को ट्रैवल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ए ने इस पर्सन को दिए, इस पर्सन का जो टीम मेंबर होगा या फैमिली मेंबर होगा वो जो बी की सिटी में बैठा होगा उसने उसको बी को 1000 रुपये दे दिए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ जब ह्यूंडीज आई। ठीक है, तो ह्यूंडीज क्या है, ह्यूंडी लिटरली मीन्स टू कलेक्ट, आर रिटन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेजेस में, फैसिलिटेटेड द सेफ ट्रांसफ़र ऑफ मनी बिटवीन पार्टीज एंड हेल्प प्रमोशन ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़। अब लोग नहीं तो दूर सेल नहीं करते थे और दूर से सामान नहीं खरीदते थे, इसी वजह से चोरी की वजह से। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी ह्यूंडीज ने। उसके बाद अब बात आती है धीरे धीरे अब इंडिया के पास जैसे ट्रेड शुरू हुआ, इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, लोगों के पास पैसे आने शुरू हुए, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैंक्स आ गए इंडिया में, एग्रीकल्चरल बैंक्स आ गए, सब पैसा आना शुरू हुआ। तो धीरे धीरे क्या स्टार्ट हो गया, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्ट हुआ इंडिया में इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। जो इंडिया के पास चीज़ें ज़्यादा थी, जो अच्छा बनाते थे, उसको उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो उन्होंने इंपोर्ट करनी शुरू की। और धीरे धीरे इसी तरह से इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि इंडिया को स्वर्ण भूमि और स्वर्ण द्वीप कहने लगे। कुछ ट्रैवलर्स ने उनको ये भी बोला है। नेक्स्ट उसके बाद है जब ब्रिटिशर्स आए। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोटली इंडिया को चेंज करने की कोशिश की।
उसके बाद हुआ क्या उन्होंने, दिस चेंज द कंडीशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ प्रोसेस्ड गुड्स टू द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड बायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। अब होता क्या था, वो क्या एक्सपोर्ट करते थे, पहले प्रोसेस्ड गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, अब धीरे धीरे उन्होंने रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो खुद तो कुछ बना नहीं पा रहे थे, सारा कुछ तो वो क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था इंडिया पे, तो धीरे धीरे उन्होंने रॉ मटेरियल सारे अपने स्पाइसेस ये सब एक्सपोर्ट करने शुरू किए। और अल्टीमेटली इंडिया ने इंपोर्ट करना क्या शुरू किया, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो अब उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने धीरे धीरे रीबिल्ड करना शुरू किया अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो सेल्फ रिलायंट बने, सोशलिस्ट इकोनॉमी बनी हमारी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप करी गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स बनाए गए, स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स शुरू किए गए। धीरे धीरे इंडिया मतलब एक प्लान्ड इकोनॉमी बनने लग गया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद आ जाता है अब का सिस्टम जो आज है इंडिया आज कैसे है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और ये सारी चीज़ें हैं जो आज जो है धीरे धीरे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स भी अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाने लग गए। तो ये तो एक छोटा सा हिस्ट्री है कि इंडिया में किस तरह से ये सब बिजनेस स्टार्ट हुआ। सबसे पहले क्या था, कारखानाज होते थे, जो लोकल फैमिली बेस्ड वर्कशॉप्स होती थी। फिर इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ जिसमें ह्यूंडीज आई कि आपको अगर दूर से सेल परचेज करना है किसी और सिटी से, तो आपको पैसे बाय हैंड भेजने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ, आपके पास कमर्शियल बैंक्स आए इंडिया में, इंडस्ट्रियल बैंक्स आए, एग्रीकल्चरल बैंक्स आए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बनना शुरू हुआ, और इंडिया क्या बन गया, एक स्वर्ण भूमि बन गया, और स्वर्ण में द्वीप कहने लग गए, उसे सोने की चिड़िया कहना शुरू कर दिया कुछ ट्रैवलर्स ने। उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो इंडिया का क्या हाल हुआ, इंडिया ने एक्सपोर्ट जो करते थे प्रोसेस्ड गुड्स का वो बंद करके रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने शुरू किए, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थी परचेज करनी शुरू की। और जब इंडिपेंडेंस हुई तब इंडिया क्या बन गया, एक प्लान्ड इकोनॉमी बन गया। और आज के टाइम पे क्या चल रहा है, यहाँ पे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे जो है वो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट जो चला रही है, ताकि इंडिया में एंटरप्रेन्योर्स को और मोटिवेट किया जाए बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो बिजनेस क्या है, बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड बिजी, मतलब आप बिजी रहते हैं क्या काम करने में, आप एक रेगुलरली ऐसा काम करते हैं। क्या काम करते हैं, या तो आप गुड्स की खुद प्रोडक्शन करते हैं, या फिर आप उसे कहीं से परचेज करते हैं, थोड़ा सा उसमें चेंज लाते हैं, और अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उन गुड्स और सर्विसेज को आप आगे बेच देते हैं, वही बिजनेस है। तो बिजनेस करने से पहले हम करेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो दो तरह की हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नाम से पता लग रहा है, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप किसी मनी के पर्पज़ से करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं। अब जैसे आपको किसी ने शगुन दिया तो वो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो आपने कमाई नहीं है, वो तो आपको ऐसे गिफ्ट मिली है। ठीक है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटी है, क्योंकि आपने कोई ऐसा काम किया, जैसे आपने अपनी मदर की हेल्प की किचन का काम करने में, घर का काम करने में, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आपको बदले में क्या मिली, ब्लेसिंग्स मिली, आप मंदिर गए, आपने किसी को रोड क्रॉस करने में हेल्प की, किसी एज्ड को, तो वो सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। मतलब आपने इस पर्पज़ से करी हैं कि पैसा ना कमाने के पर्पज़ से करिए, मतलब उसमें पैसा नहीं कमाया। लेकिन ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें आप पैसा कमाने के लिए करते हैं तो वो क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 3 तरह की होती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं। क्या करते हैं हम इसमें, या तो हम गुड्स को किसी से परचेज करते हैं, या तो हम उसकी खुद से प्रोडक्शन करते हैं, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन
ऐड करते हैं और उसके बाद उन गुड्स की क्या कर देते हैं, सेल करते हैं, और ये सब काम हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, वो बिजनेस है। प्रोफेशन क्या है, जहाँ पे हम एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेते हैं किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट से, उसके बाद हम लोगों को क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं, और बदले में क्या लेते हैं, फीस लेते हैं। लेकिन और हम इंडिपेंडेंट काम करते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट क्या है, हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं, हमारे ऊपर कौन होता है, कोई एम्प्लॉयर होता है जो हमें हमारी जॉब के बारे में बताता है, और हम उसका वही काम करते हैं, और बदले में हमें क्या मिलती है, सैलरी या फिर वेजेस मिलते हैं। अब तीनों एक्टिविटीज़ अगर आप देखो तो तीनों एक्टिविटीज़ में हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं और बदले में हम कुछ पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस में हम प्रॉफिट ले रहे हैं, प्रोफेशन में हम सर्विस के बदले में अपनी फीस ले रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट में हम अपना जो काम हमें मेरे एम्प्लॉयर ने बोला होगा वो काम करके उसके बदले में मैं सैलरी ले रही हूँ। तो ये सारी होगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है, तो वो होगी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक, तो सबसे पहली है इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी बिजनेस। तो बिजनेस की जो है कुछ फीचर्स हैं। फर्स्ट है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, कि ऐसी एक्टिविटी जो हम किस पर्पज से करते हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी और लाइवलीहुड एंड नॉट आउट ऑफ लव, अफेक्शन, सिंपैथी और एनी अदर इमोशन। क्यों करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, किसी की सिंपैथी, अफेक्शन या लव पाने के लिए नहीं करते। उसके बाद है हम इसमें क्या करते हैं, या तो हम गुड्स को खुद प्रोड्यूस करते हैं या हम किसी और से प्रोक्योर करते हैं और फिर आगे बेचते हैं, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट फिर यही हो गया कि सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेल मतलब कि जो हमने खरीदा सामान, जो हमने खुद प्रोड्यूस किया उसको आगे बेचा। एक्सचेंज मतलब कि एक से खरीदा और दूसरे को बेचा और बदले में क्या ले लिया, उनसे पैसे ले लिए, ठीक है। चौथी चीज़ ये है कि हम इसे क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मान लो मैंने एक पेन लिया 20 रुपीज़ का, ठीक है, बाद में मुझे पसंद नहीं आया, दुकानदार ने वापस नहीं आया, तो मैंने अपनी फ्रेंड को 25 रुपीज़ में बेच दिया और 5 रुपये मैंने बोला कि मुझे प्रॉफिट हो गया, मैंने बिजनेस किया। तो ये बिजनेस नहीं है। अगर मैं ऐसे रेगुलर बेसिस पे करती हूँ कि मैं पेन लेकर आती हूँ 20 रुपीज़ का और 25 में बेचती हूँ अपने फ्रेंड्स को हर रोज़ या हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, जब भी मुझे मिलता है कोई कस्टमर, मतलब रेगुलर बेसिस पे अगर मैं कर रही हूँ तब वो बिजनेस होगा। अगर मैं रेगुलरली नहीं कर रही तो वो बिजनेस नहीं है, ठीक है। क्यों करते हैं हम बिजनेस, प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे होती है अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, ठीक है। आपकी दुकान है, अगर तो कस्टमर्स बहुत आ गए तब तो बहुत ज़्यादा आपके पास रिटर्न जो है प्रॉफिट हो गया। अगर आपकी दुकान पे कोई कस्टमर ही नहीं आएगी तो अनसर्टेन है ना, कस्टमर आए नहीं आए, ठीक है, बारिश की तरह। तो देर इज़ अनसर्टनिटी ऑफ रिटर्न। आपको कोई नहीं पता कि आपको कितने पैसे आएंगे। लेकिन अगर आप बात करो कि जी एम्प्लॉयमेंट की, आपको ये पता है कि हर महीने मुझे इतनी सैलरी आ जाएगी। लेकिन बिजनेस में तो आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं है, कितने पैसे आएंगे कितने नहीं आएंगे, कोई श्योरिटी नहीं है आपको। फिर है देर इज़ एलिमेंट ऑफ रिस्क। जितना ज़्यादा हम रिस्क लेते हैं उतना ज़्यादा हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो रिस्क किस किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, कि मान लो मेरे पास मैंने स्टॉक बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लिया और इधर फैशन चेंज हो गया, टेस्टेस लोगों के चेंज हो गए, तो वो मेरा स्टॉक जो है वो तो ख़राब हो गया, ठीक है। मैंने अपने सामान खरीदा और वो बड़ा बड़ा एक्सपायर हो गया, ठीक है, और बिका है नहीं, वो भी मेरे लिए नुकसान है, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइक्स हो गई, कोई लॉकआउट हो गया, एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी कि जी हम काम नहीं करेंगे, फिर वो भी नुकसान है मेरे लिए। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, फायर हो गई, थेफ्ट हो गया, ठीक है, मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो सारे क्या है, ये रिस्क पैदा करते हैं, ठीक है। तो बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या करते हैं, या तो गुड्स खुद प्रोड्यूस करते हैं या हम किसी से खरीदते हैं ताकि हम उसे सेल कर सके इन एक्सचेंज फॉर सम प्रॉफिट। तो वन ऑफ द फीचर इज प्रॉफिट अर्निंग, और इसे हम किस बेसिस पे करते हैं, रेगुलर बेसिस पे करते हैं। देर इज अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, हमें नहीं पता कितना रिटर्न आएगा, और देर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, ठीक है। जब बिजनेस करते हैं तो रिस्क तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो अब है कंपैरिजन बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का, कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में, ठीक। सबसे पहले है मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे होती है, कौन करता है एस्टेब्लिश, एंटरप्रेन्योरर करता है, उसका डिसीजन होता है। इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं बिजनेस सेटअप करने के लिए, ठीक है।
प्रोफेशन में आप कैसे इस्टेब्लिश कर सकते हो अपना प्रोफेशन? आपको एक पर्टिकुलर जो प्रोफेशनल बॉडी है उसका पार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ICAI का पार्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक। वहाँ से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ेगा, तब जाके आप एक CA बन पाएंगे। जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, उसके बाद है एडवोकेट्स हैं जो है, वो भी प्रोफेशनल्स में ही आते हैं, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट, अपॉइंटमेंट लेटर लेनी पड़ती है आपको, और सर्विस एग्रीमेंट में आते हो आप। आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी देने की बात करता है और आप बोलते हो कि हाँ आप इतने से इतने बजे तक आपका ये काम करने के लिए तैयार है। तो ये सारा आप एक सर्विस एग्रीमेंट जब होता है तब आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो, ठीक है। फिर है नेचर ऑफ वर्क। तो बिजनेस में क्या काम होता है? आप गुड्स खरीदते हो और आगे बेच देते हो, ठीक है। या फिर आप खुद प्रोड्यूस करते हो और आगे बेच देते हो गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। लेकिन प्रोफेशनल क्या करता है? अपनी एक्सपर्ट एडवाइजेस देता है और सर्विसेज रेंडर करता है। और एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉय क्या करता है? वो काम करता है जो उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, जो उसकी अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी उस अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिसाइड हुआ होता है, वो सब काम वो करता है जिसके लिए उसे सैलरी मिल रही है। क्वालिफिकेशन, बिजनेस करने के लिए कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नेसेसरी नहीं है, लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको जो एक प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर बनना है उसके लिए आपको पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन गेन करनी पड़ती है और ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है उस प्रेस्क्राइब्ड फील्ड में, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको वो ट्रेनिंग चाहिए जो आपका एम्प्लॉयर चाहता है, और वो क्वालिफिकेशन चाहिए जो आपको एम्प्लॉयर ने बोला होगा कि हाँ जी अगर आपको ये पर्टिकुलर जॉब करनी है तो आपको आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपको वो डिपेंड करता है कैसी जॉब है वैसी आपको क्वालिफिकेशन पूरी करके लानी पड़ेगी। फिर है रिवॉर्ड और रिटर्न। बिजनेस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट, प्रोफेशन में हमें क्या मिलता है? प्रोफेशनल फीस, और एम्प्लॉयमेंट में हमें मिलता है सैलरी और वेज। फिर है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना ज़्यादा मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो बिजनेस में तो सबसे ज़्यादा पैसा लगेगा। प्रोफेशन में क्या होगा? प्रोफेशन में बहुत ही लिटिल कैपिटल इज़ नीडेड। क्या है आपको चाहिए होगा? ऑफिस के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, रेंट पे लेना पड़ेगा, कुछ फर्नीचर लेना पड़ेगा, हद से हद इतना ही खर्चा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, इंप्लॉयज़ रखने पड़ेंगे, इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लेनी पड़ेंगी, कितना खर्चा हो जाएगा आपको बिजनेस में। तो प्रोफेशन में भी खर्चा होता है लेकिन इतना नहीं। और एम्प्लॉयमेंट में इसमें क्या खर्चा है आपको? हद से ज़्यादा आपका बस का किराया लगेगा जॉब तक जाने के लिए, उसके अलावा आपको कोई कैपिटल की ज़रूरत तो नहीं है ना। कैपिटल मतलब कि आपको फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है बिजनेस में लगाने के लिए। जैसे बिजनेस के लिए आपको ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। फिर है रिस्क। जो बिजनेस है उसमें रिस्क हमेशा रहता है, लेकिन और जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अनसर्टेन रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता कितने पैसे आएंगे, ठीक है। लेकिन प्रोफेशन, इसमें फीस रेगुलरली आती रहती है, लेकिन रिस्क तो फिर भी इसमें भी रहता है, ठीक है। मान लो डॉक्टर ने ऑपरेशन गलत कर दिया तो लोग तो मारने आ जाएंगे, तो ये तो रिस्क हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे नो और लिटिल रिस्क है, काम चले ना चले आपके एम्प्लॉयर का आपको सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद है ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट। तो बिजनेस आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आराम से, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं। एक फादर अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं बिजनेस, तो इट इज़ ईजी। प्रोफेशन में इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि अगर तो आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने किसी और को अपना प्रोफेशन ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकते। आप तभी ट्रांसफ़र करोगे ना अपना काम जब दूसरे पर्सन के पास भी वो क्वालिफिकेशन होगी। तो आपके पास क्वालिफिकेशन ही नहीं है, आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट का पार्ट ही नहीं हो जिसने आपको प्रोफेशनल बनाया, तो आप कैसे प्रोफेशन ट्रांसफ़र कर सकते हो? एम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल नहीं है। जस्ट रेयर केसेस में ऐसा होता है कि फादर की डेथ हो जाती है और रिटायरमेंट से पहले, तो वो भी कुछ जॉब्स में होता है कि बेटे को फिर वो जॉब मिल जाती है, अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब फादर अगर बैठे हैं बहुत ही अच्छी पोस्ट पे और बेटा जो है वो अनपढ़ है, तो फिर वो पोस्ट कैसे मिलेगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट भी ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस में तो ऐसा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता कि जी ऐसे ही होना चाहिए या ऐसे ये डूज हैं ये डोंट्स हैं, लेकिन प्रोफेशनल में इनको प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि इसी तरह से काम होना चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट में आपको क्या करना पड़ता है? वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको एम्प्लॉयर ने बताए होते हैं वही फॉलो करने होते हैं, ठीक है। बिजनेस की एग्जांपल शॉप और फैक्ट्री। और प्रोफेशन में लीगल, मेडिकल, प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, ये सब लीगल मैंने बोला आपको, जैसे लॉयर हो गए, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में जैसे आप कहीं बैंक में जॉब कर रहे हैं, स्कूल टीचर हैं, आप कहीं किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब है आपकी, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आ जाता है।